औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके मीनिंग को तो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फ़र्स्ट लेक्चर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्रामिंग सीरीज़ का ये आप जो कोर्स पढ़ने जा रहे हैं ये आपका तीसरा कोर्स है। इससे पहले जो आपने प्रोग्रामिंग सीरीज़ का फ़र्स्ट कोर्स पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसमें आपने कंप्यूटिंग को एज आ फील्ड स्टडी किया था। प्रोग्रामिंग सीरीज़ में जो आपने दूसरा कोर्स स्टडी किया था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स या इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग, उसमें आपने ये चीज़ सीखी थी कि हाउ टू प्रोग्राम या हाउ टू कोड। और जो प्रोग्रामिंग सीरीज़ का आप तीसरा कोर्स पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें आपने ये देखना है कि रियल वर्ल्ड को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैसे कंसीव करना है या कैसे शो करना है, मॉडल कैसे बनाने हैं, और जो इस कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, कि इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और जो आपने प्रीवियस कोर्स में प्रोग्रामिंग टेक्निक्स पढ़ी थी, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग टेक्निक, अब हमने ये चीज़ इसमें देखनी है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग टेक्निक से कैसे डिफरेंट है। और लास्ट में जो हमारा इसका मेन मकसद है इस कोर्स का वो ये है कि इसके कंसेप्ट को स्टडी करना, सीखना और फिर इम्प्लीमेंट करना। तो आज की जो मेरी वीडियो का मेन टॉपिक्स हैं वो है बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। हम प्रीवियस कोर्स में पढ़ के आ चुके हैं बेसिक कंसेप्ट्स, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो रिलेटेड हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले ज़रूरी हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। फिर जो हमारी आज की वीडियो का दूसरा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, इससे पहले कोर्स में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन आज फिर रिवाइज्ड हमने करना है क्योंकि टेक्निक्स पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। और जो तीसरा हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि बेसिक इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसको हम इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करेंगे। और जो इसके फ़ीचर्स क्या हैं, फ़ीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अब बात करते हैं जी हम कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले प्रीवियस कोर्स में जो हम लोगों ने कंसेप्ट स्टडी किए थे, जैसे एरे, फंक्शंस, लूप, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्चर्स, ये कंसेप्ट्स हमें दोबारा रिवाइज्ड करने होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है। इसके अंदर डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हम लोग ड्यूरिंग कोर्स हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन वो स्टडी तभी हो सकते हैं, वो तभी हम उन चीज़ों को सही पॉलिश कर सकते हैं जब हमारे ये वाले कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो मैं इनके बारे में मोटी मोटी चीज़ें आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल से बात स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल क्या चीज़ है। वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है, मतलब कोई भी आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी जी, और दूसरा हमें पता है कि जी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो टेम्परेरी होती है। अब और तीसरा हमें ये पता है कि वेरिएबल के अंदर एक ही टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। अब मसला ये था कि अब हमें कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ जाए जिसमें हम फ़र्ज़ करें जी 1000 वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं जी, और उनकी डाटा टाइप भी सेम है। अब इतने वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा प्रोग्राम तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो प्रोग्राम अगर हैवी हो जाएगा, हमारी प्रोग्राम की परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो हमारा प्रोग्राम को कौन इस्तेमाल करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि आजकल तो सारी परफॉर्मेंस पे ही बात हो रही है। तो इस प्रॉब्लम्स को देखते हुए एरे इंट्रोड्यूस हो गया। एरे के आने से क्या हुआ? एरे भी क्या नेम्ड मेमोरी लोकेशन ही है। एरे के आने से क्या हुआ कि आप एक एरे डिक्लेयर कर लें और उसके अंदर एक ही डाटा टाइप की डिफरेंट वैल्यू को स्टोर करवा दें।
अब इसने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी वेरिएबल वाली कि आप एक एरे बना दें और एक ही डाटा टाइप की डिफरेंट वैल्यूज़ को इसके अंदर स्टोर करवा दें। लेकिन मसला यहाँ पे भी है, एरे के अंदर भी है। मतलब ये अभी मैं शॉर्ट चीज़ें बता रहा हूँ। जब हमने इसको डिटेल में देखा था, हमने बहुत सारी डिटेल में चीज़ें इसके बारे में देखी थी। तो एरे के अंदर प्रॉब्लम क्या आ गई कि अब एरे के अंदर एक ही टाइम पे एक ही डाटा टाइप की डिफरेंट वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। अब फ़र्ज़ करें अब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि हमें एरे के अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यू को स्टोर करना पड़ जाए, तो वो वहाँ पे तो एरे सपोर्ट नहीं करता। तो इस कंसेप्ट्स या इस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए क्या आ गया जी, स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स के आप एक ही टाइम पे डिफरेंट डाटा टाइप्स की डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। इसने तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो अब स्ट्रक्चर के बाद जो कंसेप्ट आया था वो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कि आप देखें, इससे पहले आपने जितनी भी प्रोग्रामिंग की है कि प्रोग्राम कैसे करना है, कोड कैसे करना है, आपने क्या किया है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की है। मतलब कि ऐसी प्रोग्रामिंग की है आपने जिसका ताल्लुक़ कंप्यूटर के साथ ही, आपने कंप्यूटर को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रोग्राम बनाया या एक प्रॉब्लम सॉल्व की है। अब हमारी जो रियल वर्ल्ड की अगर बात की जाए, रियल वर्ल्ड में तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो अब उनको हम कैसे मद्देनज़र रख के कंप्यूटर में प्रोग्राम कर सकते हैं, ये चीज़ हमें कौन सी टेक्निक बताती है? ऊप। तो अब हम आगे बात करते हैं जी ऊप के ऊपर। अच्छा, ये तो बात हो रही थी हमारी प्रोग्रामिंग के ऊपर, मतलब कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स। मैंने आपको बताया कि जी ये प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स आप अगर स्ट्रॉन्ग कर लें तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो कुछ प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स थे जो मतलब मैंने आपको रिकमेंड किए हैं कि अगर आप ये कंसेप्ट क्लियर कर दें तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छे से कर लेंगे। तो अब बात हो जाए जी ऊप के ऊपर। ऊप मीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तीनों को अलग अलग करके समझ लेते हैं जी। पहले रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिहाज से, फिर C++ लैंग्वेज की टेक्निकल ज़बान, मतलब इसके सिंटैक्स के लिहाज से हम समझेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। ऑब्जेक्ट, सबसे पहले बात करते हैं जी ऑब्जेक्ट। अभी तो मैं ऑब्जेक्ट का आपको मीनिंग, अभी मैं मीनिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। मीनिंग क्लियर हो जाए फिर उसके बाद जो अगली आने वाली वीडियोस होंगी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने डिटेल बात करनी है कि ऑब्जेक्ट बेसिकली है क्या चीज़। तो अभी देखते हैं ऑब्जेक्ट यानी वो चीज़ जो हमारे सामने मौजूद है, या वो चीज़ जिसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है, जो चीज़ इस दुनिया में मौजूद है, जानदार है या गैर जानदार है, हर वो चीज़ जो कि अपना एक वजूद रखती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे मैं क्या हूँ? ऑब्जेक्ट। कुर्सी क्या है? एक ऑब्जेक्ट। टेबल क्या है? एक ऑब्जेक्ट। तो ओरिएंटेड का मतलब होता है जी उर्दू में इन्हिसार करना या किसी चीज़ पर मबनी होना। और तीसरा जो वर्ड है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, पैटर्न। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको तीन वर्ड के जो मीनिंग हैं ये क्लियर हो गए होंगे। जैसे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट मैंने क्या कहा जी? कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, वो चीज़ जिसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ओरिएंटेड क्या है जी? इन्हिसार करना या किसी चीज़ पर मबनी करना। और प्रोग्रामिंग क्या है? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब पैटर्न, वेज, जिसमें हम क्या करते हैं? इसको फॉलो करते हैं। तो ये तो था इसका मीनिंग। ऊप को अगर हम प्रोग्रामिंग ऑफ नेचर भी कहते हैं जी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम नेचुरल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, या रियल वर्ल्ड मॉडलिंग भी कहते हैं, या प्रोग्रामिंग ऑफ नेचर भी कहते हैं। हम जब असली ज़िंदगी में कंप्यूटर प्रोग्राम का इतलाक़ करते हैं तो सबसे पहले मसला यही आता है कि प्रोग्राम हमने कंप्यूटर को मद्देनज़र रखते हुए बनाया होता है, लिहाजा वो असली ज़िंदगी के मसाइल को समझने से कासर रहता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने से पहले तफसीलन ये समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अलावा हम क्या करते हैं और क्या करते आ रहे हैं, ताकि ऊप और इसके फ़ायदे हमें आसानी से समझ आ सकें। तो प्रोग्राम को जब हम
डिवाइड करते हैं तो 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मतलब कि प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स के ऊपर दोबारा आ जाते हैं जी, कि प्रोग्रामिंग टेक्निक्स कितनी हैं, 4। सबसे पहले जी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ये प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग इन तरीक़ों से हो सकती है। तीसरी प्रोग्रामिंग क्या है जी, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। चौथी क्या है, वीएल प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या है। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स या छोटे छोटे मॉड्यूल या छोटे छोटे प्रोसीजर में डिवाइड करते हैं, मतलब सीधी सीधी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब। और ये जो प्रोग्रामिंग होती है ये हम कंप्यूटर के लिहाज से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे मैं प्रीवियस में मेंशन कर चुका हूँ। दूसरी टेक्निक कौन सी है जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोसीजरल में क्या करते हैं जी, कि कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रोग्राम लिखते रहें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या करते हैं, हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम उठाई, उस प्रॉब्लम को हमने जहन में रखा और प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया। तीसरी प्रोग्रामिंग क्या है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या है, कि जैसे फ़र्ज़ करें जी हम कुछ करते हैं तो कुछ होता है। जैसे मैं कहूँ जी कि मैंने ये क्लिक किया तो ये क्या हुआ, नेक्स्ट पे चला गया। तो ये मैंने क्या किया है, क्लिक किया है तो कुछ हुआ है, ठीक है। तो क्लिक करना, डबल क्लिक करूंगा तो ये हो जाएगा, राइट क्लिक करता हूं तो उसकी ये विंडो ओपन हो जाती है जी, ड्रैग करता हूं तो ये हो जाता है। तो ये ऐसी प्रोग्रामिंग जो होती है वो क्या होती है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। और उसके बाद जी हम बात करते हैं किसके ऊपर, वीएल प्रोग्रामिंग। वीएल प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें हम कोई कोड नहीं कर रहे होते, हमें एक यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया गया होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम एक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग जब ये प्रोग्रामिंग करेंगे, वीएल प्रोग्रामिंग का एक कोर्स भी आगे सेमेस्टर में आएगा, और प्रीवियस जो मैंने सेमेस्टर्स में जिन को पढ़ाई थी मैंने उनको ये चारों टेक्निक्स कवर करवाई थी। तो हमने वहाँ पे वीएल प्रोग्रामिंग में C# का इस्तेमाल किया था और वीएल स्टूडियो को एज अ टूल यूज़ किया था, और उसमें हमने डिफरेंट वीएल प्रोग्रामिंग के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाए थे, और इंशाल्लाह आप लोग भी बनाओगे। तो ये प्रोग्रामिंग टेक्निक्स थी, मतलब कि जिस वजह से हम बात कर रहे थे ऊप के ऊपर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें असली ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले शोबाजात या एंटिटीज़ के ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं जी। जैसे वो असली ज़िंदगी में एक दूसरे से काम लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही तरीक़ाकार इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या है, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप सब भी क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं। तो मेरा इंटरेक्शन आपके साथ क्या है, जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ें मेरे जहन में है। अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोग्राम लिखता हूँ। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अमूमन प्रोग्राम में हम कंप्यूटर को मद्देनज़र रखते हैं, मतलब जितने भी हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं कंप्यूटर्स की प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे होते हैं। किस तरह जी, आए देखते हैं। प्रोग्राम को हम मंदवजा झेल 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। जो भी हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, उसको अगर कैटेगराइज़ करें तो उसके 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन से जी, सबसे पहले होता है फंक्शनल डिकम्पोजिशन। पहला हिस्सा कौन सा होता है, फंक्शनल डिकम्पोजिशन, और दूसरा हिस्सा कौन सा होता है, डाटा डिकम्पोजिशन। तो अब एक प्रोग्राम को हमने 2 हिस्सों में 2 तरीक़ों से तो कर लिया जी। पहला तरीका कौन सा बताया जी, फंक्शनल डिकम्पोजिशन, और दूसरा क्या, डाटा डिकम्पोजिशन। तो फंक्शनल डिकम्पोजिशन में क्या है, हम प्रोग्राम को मुख्तलिफ छोटे छोटे फंक्शंस और फिर उनको मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में तकसीम करते हैं। इसमें हम कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन स्पीड और काम के तरीक़ेकार को मद्देनज़र रख रहे होते हैं। जब भी हम फंक्शनल डिकम्पोजिशन करते हैं तो हम क्या करते हैं,
कि हम इसको छोटे छोटे मॉड्यूल और फंक्शन में डिवाइड करते हैं और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड के ऊपर हमने जहन अपना रखा होता है। दूसरा तरीकाकार क्या है जी, डाटा डिकम्पोजिशन। इस तरीके में हमारी तमाम तर तवज्जो क्या होती है, मास स्टोरेज या डाटा पर होती है कि इसे हम कैसे ऑर्गेनाइज करें। तो हम एरे, फाइल्स, वेरिएबल, पॉइंटर या स्ट्रक्चर का सहारा लेते हैं। तो अब दोनों तरीक़ों में तवज्जो का मरकज़ कंप्यूटर ही रहा है, ना कि असली ज़िंदगी। मतलब असली ज़िंदगी के मिसाल तो उधर ही रह गया। हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे थे जिसमें हमने देखा जी कि दो तरीक़ों से हम इसकी कारकर्दगी वो देखते हैं, एक डाटा डिकम्पोजिशन और एक फंक्शनल डिकम्पोजिशन। मैंने कहा जी कि फंक्शनल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हम प्रोग्राम के छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रहे होते हैं और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड पे हमारा जहन होता है। और दूसरा जो डाटा डिकम्पोजिशन में, इसमें हमारा ये होता है कि कहीं डाटा इतनी बड़ी तादाद में तो नहीं आ गया, हमने इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। फिर हम इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए एरे, फाइल्स, वेरिएबल, पॉइंटर और स्ट्रक्चर का सहारा ले रहे होते हैं। लेकिन देखो दोनों तरीक़ोकारों में हमारी जो हमारा जहन जो है वो तो प्रोग्राम के कंप्यूटर में ही रहा है। तो अब देखो हमारी असली ज़िंदगी के मिसाल तो उधर ही रह गए। तो इसके बरक्स ऊप में हम असली ज़िंदगी को सामने रखते हुए प्रोग्राम बनाते हैं। अब आपको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक की समझ आ गई होगी कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में क्या कर रहे थे हम लोग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे। तो सबसे बड़ा जो फ़र्क था वो था अप्रोच का। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम अपनी रियल वर्ल्ड मॉडलिंग करते हैं, मतलब असली ज़िंदगी के मसाइल को सामने रखते हुए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे हम पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जैसे हम अगर पहले कोई प्रोग्राम बनाते हैं, अगर उसको दो हिस्सों में डिवाइड करें, फंक्शनल डिकम्पोजिशन और डाटा डिकम्पोजिशन में, तो हम प्रोग्राम बना रहे थे जी, हमारे जहन में यही आ रहा था कि जी अच्छा ये छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड हो गया जी, अच्छा इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी। फिर जब बात डाटा के ऊपर आती है, डाटा किस तरह अरेंज होगा, तो हमने देखो हम कंप्यूटर के लिहाज से ही सोच रहे थे। तो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गई तो क्या हुआ कि हमने रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दिया। मतलब हमारे सामने हमारी असली ज़िंदगी के मसाइल होते हैं, लेकिन उसको हम सॉल्व अपने कंप्यूटर के थ्रू कर रहे होते हैं। और जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स थी जिसे हम कहते हैं जी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थी, उसमें हम ये बताते थे कि हाउ टू सॉल्व, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम बताते हैं कि मसला हल करना है, क्या मसला हल करना है, व्हाट टू सॉल्व। उन तमाम के बाद हम ऊप पर खुल के बात करते हैं जी, ये पूरी तफसील के बाद हम ऊप के ऊपर मज़ीद खुल के बात करते हैं। जो प्रोग्रामिंग के साइंटिस्ट हैं, मतलब उन्होंने जब ये देखा कि जी इससे पहले के प्रोग्रामिंग के ऊपर कि जी ये तो सारे कंप्यूटर के मसले ही हल हो रहे हैं, हमारी रियल वर्ल्ड के मसले तो हल नहीं हो रहे, तो उन्होंने ये महसूस की और उन्होंने कंप्यूटर ओरिएंटेड अप्रोच किसी भी तौर पर नेचर ओरिएंटेड टास्क को हल करने में मावन नहीं थी। मतलब तो अब वो सोचने लगे कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज बनाई जाए या ऐसी कौन सी टेक्निक इंट्रोड्यूस की जाए जो ये तमाम काम कर सके, मतलब हमारी ज़िंदगी के मसले मसाइल हल कर सके। तो ऐसे में उन्हें बहुत अच्छा और आसान सा ख्याल आया कि जी जो काम जैसे जैसे फितरतन में हो रहा है, मतलब जो काम हमारी असली ज़िंदगी में हो रहा है, तो वैसे ही हम उन्हें नकल कर लेते हैं और मसले हल, यानी बुनियादी ख्याल को ऊप की वजह बन गया। मतलब ऊप की इब्तिदा यहाँ से हुई थी कि साइंटिस्ट ने कहा जी कि हमारी ज़िंदगी में जैसे जैसे मसले मसाइल आ रहे हैं उनको ऐसे ही रहने देते हैं और उनको क्या करते हैं, हम नकल करते हैं, नकल करके हम उनको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे क्या होगा, हमारा मसले मसाइल हल हो जाएंगे। तो इसकी वजह से ऊप इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इससे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जी ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि बेसिकली देखें जो प्रोग्रामिंग टेक्निक हम पढ़ने चाह रहे हैं ये बेस ही ऑब्जेक्ट के ऊपर करती है कि ऑब्जेक्ट है क्या। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डिटेल लेक्चर हम लोग बनाएंगे। तो अभी मैं फिर आपको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इससे पहले मैंने खुल के बात जो की है आज वो प्रीवियस प्रोग्रामिंग के ऊपर बात की है, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के ऊपर बात हुई है। और जो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में भी जो नुमाया दो टेक्निक्स थी, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग टेक्निक या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक। फिर मैंने बताया जी कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक में क्या हो रहा था और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होगा, या क्या मतलब इसका इस्तेमाल करके हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने प्रीवियस भी बताया जी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है,
एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें हम प्रोग्राम को लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ है। ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शन। कि ऑब्जेक्ट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के डाटा और उसके फंक्शंस की कलेक्शन को कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्या हूँ, एक ऑब्जेक्ट, मेरी टाइप क्या है, मैं एक इंसान हूँ। अब ऑब्जेक्ट क्या है, कलेक्शन है डाटा और फंक्शंस की। तो मैं इससे क्या मुराद है मेरी कि अब मैं हूँ, मेरा क्या है, डाटा क्या है कि मेरा नाम क्या है जी, मेरी एज क्या है, मेरा रोल नंबर क्या है, मेरी एजुकेशन क्या है, ये मेरा क्या है, डाटा में आ रहा है। फंक्शन क्या है, मेरे फंक्शंस क्या हैं जी कि मैं खाता हूँ, उठता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, ये मेरे क्या है, फंक्शन। तो आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शन। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट कोई जगह, कोई चीज़ या जो भी इस दुनिया में मौजूद है चीज़ जिसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है, वो चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेशुमार लैंग्वेज पैटर्न्स हैं जिसमें हमने C++ को लेके चलेंगे। C++ को लेके चलने की वजह यह है कि हमने जो प्रीवियस कोर्स पढ़ा था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, उसमें हमने C++ पढ़ी थी। तो अब आगे भी इसको लेके चलेंगे ताकि आपके लिए कोई मुश्किल पैदा ना हो। बाकी लैंग्वेज इतनी मुश्किल नहीं होती क्योंकि लैंग्वेज अगर आपकी लॉजिक्स क्लियर हैं तो सिंटैक्स डिफरेंट होता है हर लैंग्वेज का, और आप आसानी से इस चीज़ को मतलब सीख सकते हो। सिंटैक्स का मसला नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ जी कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर कांटेक्ट कर सकता है हमसे, और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इज़हार कर सकता है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। ये लेक्चर जो था बेसिकली ये थ्योरेटिकल लेक्चर्स हैं, 3-4 लेक्चर। इसके बाद जो हमारा काम शुरू होगा, प्रैक्टिकल शुरू होगा, जिसमें सबसे पहले मतलब कुछ चीज़ें हम पढ़ने के बाद हम देखेंगे जी कि टूल तो इंस्टॉल करना हमने सीख लिया था प्रीवियस सेमेस्टर में, लेकिन फिर भी मैं आपको टूल इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। टर्बो C++ इंस्टॉलेशन सीख लेंगे या VLC++ सीख लेंगे। तो मतलब मुख्तलिफ़ टूल इंस्टॉल करके भी सीख लेंगे और प्रैक्टिस भी हम लोग साथ साथ करते चलेंगे। बाकी ये 2-3-4 लेक्चर्स ऐसे हैं जी, ये सारे थ्योरेटिकल हैं, मतलब जिसमें मतलब प्रीवियस मतलब ऊप में आप कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हो, वही पुरानी चीज़ें होंगी, डिफरेंट अंदाज में आप स्टडी करोगे। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको ऊप पढ़ने से पहले फंक्शंस, एरे, लूप्स, कंडीशनल स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर्स का पता होना ज़रूरी है कि ये बेसिकली आप उसमें प्रोग्राम कैसे करते रहें। अगर वो चीज़ें आपको क्लियर हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आसानी से काम कर सकेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली आसान है क्योंकि देखिए हम इसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं रियल वर्ल्ड में जो होती हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं जी इसके फ़ीचर्स के ऊपर। सबसे बड़ा जो इसका फ़ीचर है या एडवांटेज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट क्या है, हम रियल वर्ल्ड मॉडलिंग कर रहे होते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसका जो सबसे ऊपर का जो बड़ा एडवांटेज है या फ़ीचर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है जी, क्लास बेस काम होता है। क्लास बेस काम होने से क्या होता है कि आपकी प्रॉब्लम मज़ीद आसान हो जाती है। एक क्लास है, क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट है। जब तक उसमें कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं आएंगे तब तक वो एक ब्लूप्रिंट है, मतलब कि एक टेम्पलेट ही है। तो दूसरा इसका एडवांटेज है जी क्लासेस। तीसरा जो सबसे बड़ा मेन वजह है जिसके ऊपर हम लोग काफ़ी बहस करके या कुछ रीजनिंग करके आए हैं, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग है इसमें, कि हम इसमें असली ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। और जो चौथा इसका बड़ा फ़ीचर है वो है रीयूजेबिलिटी, कि अगर फ़र्ज़ करें हमने एक काम किया हुआ है, हम उसी को दोबारा अपडेट करना चाह रहे हैं तो हम उसी को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। पाँचवा है जी इंफॉर्मेशन हाइडिंग। और छठा क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही चीज़ को हम डिफरेंट शेप्स दे के भी सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। तो उम्मीद करता हूँ जी कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करे या हमसे कमेंट सेक्शन में
इन चीज़ों को पूछ सकता है। थैंक यू सो मच जी।